हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्राम्य विकास कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे सब चीजें समझ में आ रही होंगी। क्रम से हम पढ़ते जा रहे हैं। आज हम जिन ग्रामीण कार्यक्रमों की चर्चा करने वाले हैं, ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की चर्चा करने वाले हैं, उनमें है हमारा विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, दूसरा है हमारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तीसरा है हमारा मरु विकास कार्यक्रम, और उसके बाद है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप धैर्य के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपना प्यार राम जी पाठशाला पर बरसाते रहिए। वो शेयर वाला जो है ना, शेयर और लाइक वाला, वहाँ ही काम करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है विशेष, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है स्पेशल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। स्पेशल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो ये आएगा आपका SLPP। लाइवस्टॉक कहते हैं पशुधन को, ये आपको याद रखना है। SLPP ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। 1975 में इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 1975 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब कोई भी कार्यक्रम यदि शुरू होता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि वह प्रोग्राम किसी ना किसी उद्देश्य से शुरू होता है। और आपको मैं बात बताऊं, जब पशुधन की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 70% से ज्यादा जो जनसंख्या है उस गांव की, वह इन्वॉल्व होती है कृषि में और कृषि सहायक क्रियाओं में। और कृषि की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक क्रिया है वह है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन किस चीज पर निर्भर करता है? पशुपालन निर्भर करता है हमारे लाइव स्टॉक पर। आप गाय पाल रहे हैं, आप भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, भेड़ पाल रहे हैं, ठीक है, आप सुअर पाल रहे हैं, ये सब आपका आ जाता है। ऊंट पाल रहे हैं आप, तो पशुधन में सब चीजें आ जाती है, लाइव स्टॉक में सब चीजें आ जाती हैं। तो विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया और इसके उद्देश्य जो थे वो दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों हेतु, मतलब कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें जो कमजोर वर्ग हैं। अब कमजोर वर्ग आंकने का क्या आधार है? आर्थिक आधार है। जो रुपया पैसे से कमजोर हैं, जो गरीबी के उसमें हैं, क्योंकि 1975 है, आप देखो उस समय जो योजना चल रही है उसका प्रमुख मुद्दा ही गरीबी उन्मूलन का है। तो आपको पता है कि यदि किसान ठीक से काम कर रहा है और साथ में वह पशुपालन भी करना शुरू कर दे, या कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कृषि से संबंधित है, अपनी खेती करते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनके पास उतनी बड़ी जोतें नहीं है, उतना बड़ा उनके पास खेत नहीं है, उतना बड़ा उनके पास चक नहीं है, तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, अपने रोजगार को कमाने के लिए पशुधन रखते हैं, दूध बेचते हैं, है ना, घी बेचते हैं। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर? कृषि पर। तो पशुपालन को बढ़ावा देकर जो कमजोर वर्ग हैं उनका आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। तो उसी उत्थान के लिए विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम को चालू किया गया। रोजगार, अब ग्रामीण क्षेत्रों का जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना। बिल्कुल सही बात है। अब कैसे अतिरिक्त अवसर जुटेगा? इस प्रोग्राम को चलाने से अतिरिक्त अवसर कैसे जुटेगा? कि भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग हेतु। जो कमजोर आदमी है उसको आर्थिक मदद दे दो। भाई ले गाय ले ले यार, है ना, तू और क्या चला दिया, भैंस ले लो, भेड़ बकरी ले लो, सुअर पालन कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा? गाय भैंस पालेगा तो दूध का उत्पादन कर सकता है, ठीक है, घी का उत्पादन कर सकता है, मट्ठा भी बेच सकता है, क्रीम भी बेच सकता है, अपना डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात है, अगर भेड़ बकरी पाल रहा है तो वहां से ऊन का उत्पादन उसको हो जाएगा। ठीक है, बकरी से दूध का भी उत्पादन हो जाएगा। वैसे तो इतना कोई बड़ा मामला नहीं है, पर मांस का कार्य वो कर सकता है। सुअर पालन कर रहा है तो मांस के क्षेत्र में उसको मतलब अब उसके रोजगार के अवसर जुड़ जाएंगे कि भाई गौ पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, सुअर पालन कर रहा है, कुछ भी पालन कर रहा है, तो उसके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जुटाना पहला लक्ष्य है। दूसरी बात है, उस कमजोर वर्ग की आय में
वृद्धि के अवसर प्रदान करना। दूसरी बात है, जब भाई रोजगार के अवसर प्रदान करेगा तो रोजगार के अवसर जब उसको मिल जाएंगे उस गरीब आदमी को, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आय में वृद्धि हो ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस SLPP का जो पहला उद्देश्य है वो ये आपने देख लिया। और दूसरा उद्देश्य जो है वो है पशु उत्पादों, ठीक है, पशु उत्पादों। देखो भाई गाय से क्या निकल रहा है, गाय भैंस से दूध निकल रहा है, ठीक है, और क्या निकल रहा है आपका जो भेड़ है उससे ऊन की प्राप्ति हो रही है, मुर्गी बत्तख पालन कर रखा है तो वहां से अंडे की प्राप्ति हो रही है। तो जो पशु उत्पाद हैं उन पशु उत्पादों के माध्यम से क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि करना, उनके उत्पादन में वृद्धि करना, ये था। पहला है कि भाई जो पशु उत्पाद हैं, दूध, दही, ऊन, अंडे, घी, ये सब चीजें जो भी हैं, इनमें उत्पादन की वृद्धि करना। और इनमें उत्पादन की वृद्धि कब होगी, जब ज्यादा लाइव स्टॉक होगा, जब ज्यादा पशुधन होगा। और वो पशुधन दिया किसको जा रहा है, कमजोर वर्ग के व्यक्ति को। कमजोर वर्ग के व्यक्ति को वो पशुधन मिल गया, उसके लिए आय के अवसर खड़े हो गए और उत्पादन में भी वृद्धि हो गई, उसकी आय में वृद्धि हो गई। तो इस प्रोग्राम का ये लक्ष्य था, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम। दूसरा एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम था काम के बदले अनाज, यानी कि आप काम करो उसके बदले आपको अनाज मिलेगा, ठीक है, आप काम करो उसके बदले आपको अनाज मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे, आप मान लीजिए 1997 के आसपास, जब करीब करीब एज ऐसी रही होगी, 2-3 साल के आसपास ऐसी एज रही होगी, 3-3.5 साल 4 साल एज रही होगी। तो इस दौरान जो एज है, उस दौरान हम गांव में रहते थे। गांव हमारा पड़ता था, तो हमारे दादाजी दादी जी के साथ ही हम लोग रहते थे गांव में। तो गांव में रहने के साथ जब भी कोई व्यक्ति आता था, कुल्फी बेचने आता था, कुल्फी तो नहीं चुस्की बोलते थे, है ना, 1 रुपए की 4 मिलती थी, या अनाज दे के भी खरीद सकते थे। कचरी वाला आता था, चाट वाला आता था, तो हम अनाज ले जाते थे भर के, ऐसे घर में से एक कटोरा, ले ताऊ जी दे दे हमको कचरी दे दे, तो हमको मतलब कचरी मिल जाती थी। तो इसी तरह एक प्रोग्राम शुरू किया गया। ये तो है बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना। जब अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तो सब चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद है काम के बदले अनाज, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा गरीब है और वो अपने लिए रोजमर्रा के लिए खाद्यान्न को भी नहीं जुटा पा रही है और अकुशल है, ठीक है, काम करना चाहती है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, अकुशल आपके श्रमिक हैं, तो उन लोगों का भरण पोषण हो जाए, उन लोगों को पोषण मिल जाए, पेट भर जाए, उनके लिए एक योजना को शुरू किया गया, जिस योजना का नाम था काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, FFWP, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग जो अकुशल श्रमिक हैं, है ना, मतलब स्किल्ड लेबर नहीं है, नॉन स्किल्ड लेबर है, परंतु वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को काम के बदले अनाज दिया जाता था। मान लिया एक दिन उसने काम किया, उसको काम मिल गया बेचारे को, वो काम करना चाहता है और साथ में शाम के टाइम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वह अनाज लेके चला गया। चावल मिल गया, गेहूं मिल गया, मक्का मिल गया, ज्वार मिल गया, ये सब मुख्य चना मिल गया, तो काम के बदले उसको अनाज मिल गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो औपचारिक रूप से 1977 को शुरू हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये कब शुरू हुआ, तो 1977 को शुरू हुआ, परंतु इस प्रोग्राम को वृहद रूप मिला 14 नवंबर सन 2004 को। 14 नवंबर सन 2004 को इसको एक वृहद रूप मिला और भारत के 150 पिछड़े जिले, जो 150 पिछड़े जिले थे, यानी कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा समस्या थी, ग्रामीण विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा था, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, ऐसे 150 जिलों को चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद उन जिलों में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, 150 जिलों में। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, ये जब 2004 में मतलब ये बना, तो उस समय ये कंप्लीटली डिपेंडेंट था किस पे, केंद्र सरकार पे, यानी कि जो अनाज दिया जा रहा था वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, राज्य सरकार की कोई भी भूमिका इस प्रोग्राम में नहीं थी। तो केंद्र क्या करता है, अब तब से अब तक केंद्र क्या करता है, केंद्र निशुल्क अनाज प्रोवाइड करवाता है राज्य सरकारों को कि भाई तुम लोग इस प्रोग्राम को चालू करो और अपने यहां पे काम करवाओ, उसके बदले आप अनाज को लो। तो ये एक प्रोग्राम आपको याद रखना है, काम के बदले अनाज। 1977 आधुनिकीकरण कब हुआ या विस्तृत रूप का धारण किया, तो 14 नवंबर सन 2004 को लागू किया। उसके बाद एक अगला जो हमारा कार्यक्रम है वह है मरु विकास कार्यक्रम। मरु किसको कहते हैं, मरु कहते हैं रेगिस्तान को।
मरुस्थल को, डेजर्ट को क्या कहा जाता है? मरु कहा जाता है। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1977 में इसको शुरू किया गया था। अब देखो ये जो मरु विकास कार्यक्रम है, ठीक है, यानी मरु, हमारे देश में जो मरुस्थल हैं वो कहां पे है? अगर आपसे पूछेगा तो आप सीधे कह देंगे कि भाई राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमारा थार का रेगिस्तान है। ठीक है, परंतु आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो मरुस्थल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, मरुस्थल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ठंडे मरुस्थल और दूसरे होते हैं गर्म मरुस्थल। ठीक है, दोनों ही शुष्क होते हैं क्योंकि वहां पर वर्षा उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से होनी चाहिए, और क्योंकि वर्षा नहीं होती तो जमीन में भूमि जो है वो नमी को धारण नहीं कर पाती, और नमी को धारण नहीं कर पाती तो वहां पर किसी भी प्रकार के वनस्पति का, फ्लो में बोलते बोलते कई बार गला बैठ जाता है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है पैशन के साथ, तो हो जाती है चीजें। देखो फ्लो टूट गया। तो जब वहां पर वर्षा नहीं होती तो होता क्या है वहां पर वृक्ष जो हैं, वनस्पति हैं, उनका वो पनप ही नहीं पाती, और पनप नहीं पाती तो धीरे धीरे जो वहां की मिट्टी है, जो वहां की चट्टानें हैं, वो टूटकर रेत के छोटे छोटे कणों में बिखर जाती है, या वो चट्टानों के रूप में ही वहां पर रह जाता है। तो भारत में यदि गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो गर्म मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल, परंतु जब ठंडे मरुस्थल की बात की जाती है तो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र आता है वह ठंडे मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। तो मरु विकास कार्यक्रम में देश के, चाहे तो वह गर्म मरुस्थल हो या वह ठंडा मरुस्थल हो, दोनों ही मरुस्थलों के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने के लिए कहां मिला? थार के रेगिस्तान में, राजस्थान में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि मरु विकास कार्यक्रम पहले तो मतलब क्या था, सुविधाएं तो थी ही नहीं। ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ सब था, और लोगों को वहां पेयजल की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, रोजगार की समस्या, जैसे तैसे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ, ठीक है, इससे पहले भी 1958 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना केवल और केवल इन्हीं मरुस्थल के लिए, जो थार का मरुस्थल है हमारा, राजस्थान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके बारे में बताएंगे, पर फिलहाल क्या है आप थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए। 204 किलोमीटर लंबी ये नहर परियोजना है, और उसकी वजह से राजस्थान में क्रांति सी आ गई है। तो जो मरु विकास कार्यक्रम है देश के गर्म व ठंडे दोनों प्रकार के मरुस्थल के लिए है, और इसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो यह है कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना, यानी कि जो मरुस्थल है वो ज्यादा बढ़े नहीं, जितना है उतना सीमित रहे, और कोशिश करें तो हम प्लांटेशन वहां पर कर सकें। और दूसरा है इंपॉर्टेंट, मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। कैसे कर सकते हैं? वहां के लोगों का आर्थिक विकास करके उस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य थे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब 1977 में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तब ये 100% डिपेंडेंट था केंद्र सरकार पर, भारत सरकार पर 1999 में जो इस प्रोग्राम के लिए कोष का वितरण पहले केंद्र सरकार की तरफ से होता था, वो अब बाइफरगेट हो गया, वो अब दो भागों में बट गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आया। आज इस प्रोग्राम के लिए 75% जो धनराशि प्राप्त होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होती है, और 25% जो धनराशि प्राप्त होती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करवाती है। तो अभी हमने 3 प्रोग्राम देख लिए, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और मरु विकास कार्यक्रम, जिसके आप कह सकते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम पढ़े। अब हम पढ़ते हैं हमारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जिसको आप समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। बहुत बेहतर है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखते हैं अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां इसके माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। इस प्रोग्राम का नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप इसका एब्रिविएशन देखेंगे तो IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक अन्य नाम भी है जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर इसका एब्रिविएशन देखेंगे तो SGSY, स्वर्ण जयंती
ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, अब ये मतलब देखो नाम में क्या है, यहां पे समन्वित है ना, समन्वित। यहां पे देखें इंटीग्रेटेड, यानी कि इसमें इंटीग्रेटेड है, एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस योजना के या इस प्रोग्राम के जो उद्देश्य हैं उनमें 2 या 3 या 4 या 5 कुछ ऐसे टारगेट्स हो सकते हैं जिनको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, समन्वय करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए चीजों में आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अन्य नाम आप याद रखेंगे आईआरडीपी का, SGSY है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अन्य नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। यह सिलसिला शुरू होता है आपका 1978 से 1978-79 में, है ना, 79 में, 1978-79 में। और इसको शुरू करने के पीछे क्या कारण थे, समय देख लो आप कौन सा है, 1978 है ना, वही योजना चल रही है अपनी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1978 अगस्त के आसपास का। ठीक है, पर छठी लग गई है ना, छठी लग जाएगी इसमें, पर आप मान सकते हैं कि उसी के आसपास का एरिया है, समय है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, अब क्यों इसको चालू किया गया, क्यों कि भाई एक तो निर्धनता का उन्मूलन करना, भाई गरीबी हटानी है कैसे भी करके, और दूसरी बात है ग्रामीण विकास करना है। देखो ग्रामीण विकास होगा, गांव के क्षेत्र में विकास होगा तो लोगों के पास रोजगार के अवसर आएंगे, रोजगार के अवसर आएंगे तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो निर्मूल होगा, उन्मूलन होगा किसका, निर्धनता का। यानी कि इन दोनों के दोनों उद्देश्यों को एक साथ समन्वित करके जिस प्रोग्राम में आगे बढ़ा जा रहा है उस प्रोग्राम का नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब इसके उद्देश्यों की अगर चर्चा करें, ये तो है कारण कि भाई क्यों, है ना, अगर अच्छी तरह उद्देश्यों की चर्चा करें तो पहला उद्देश्य है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना, या सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे परिवार हैं, न ठीक से घर बना हुआ है, न ठीक से भोजन की व्यवस्था है, न ठीक से वस्त्र पहनने की व्यवस्था है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है, न खाद्यान्न है, न पेयजल की स्थिति है, न बिजली है, न मनोरंजन है, कुछ भी नहीं है। बस जीवन बड़ी मुश्किल से उनका लोगों का चल रहा है और बहुत बुरी तरह से उनका जीवन वो लोग बिता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे गरीब परिवार हैं, इन गरीब परिवारों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ जाए, इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लाया गया। दूसरा है का उद्देश्य इसका, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, ठीक है, उनकी आय बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। आय कैसे बढ़ेगी, उनको परिसंपत्तियां देकर, ठीक है, थोड़ी उनको जमीन प्रोवाइड कर दी कि भाई तुम ये करो, काम करो, या उनको पैसा उधार दे दिया कि तुम काम करने के लिए भाई ये हमसे पैसा ले लो, बिना ब्याज के ले लो, ऐसे ले लो और अपने किसी ना किसी काम धंधे में इसको लगाओ। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चालू हुआ तो शुरुआत में लगभग 166 लाख परिवारों को इस प्रोग्राम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। लगभग 166 लाख परिवारों को इसके माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहले जब इसका नाम आईआरडीपी था तो इसका मैंने बताया अन्य नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। तो इसका यह नाम बदलकर कब हुआ, तो 1999 में 1999 में आईआरडीपी का नाम बदलकर SGSY हो गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ये, अब खाली ऐसा ही नहीं हुआ कि आईआरडीपी का नाम बदलकर SGSY हो गया, है ना, SGSY हो गया, बल्कि 1999 से पहले आईआरडीपी के अलावा भी जो प्रोग्राम चल रहे थे, जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनका भी समावेश SGSY में कर दिया गया। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना इसमें समन्वित कर दिया गया, इनमें जोड़ दिया गया। 1999 से पहले जो ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम थे उनको भी इसमें मिला लिया गया। उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला कार्यक्रम है आपका DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का
विकास, है ना, विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, 1982 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद एक अगला कार्यक्रम था ट्राइसेम, TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद रखना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसको भी इसी में जोड़ दिया गया, जो 1979 से चला हुआ था, 1979 से चला हुआ था। और एक प्रोग्राम था MWS, मिलियन वेल्स स्कीम। मिलियन आपको पता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, 10 लाख होते हैं, तो मिलियन वेल्स स्कीम यानी कि 10 लाख कूप योजना सरकार ने 1988 और 89 में एक योजना चलाई थी, मिलियन वेल्थ स्कीम, 10 लाख कूप योजना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख कुओं को खोदा जाना था। तो MWS, ट्राइसेम एंड DWCRA, इनके नाम पता होने चाहिए, ईयर पता होने चाहिए। और 1999 में इन तीनों प्रोग्राम्स को मिलाकर IIDP में SGSY में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका बहुत ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कल भी आपको लेक्चर मिलेगा, फिर मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा दिन में 2-3 वीडियोस में बना लूं और आपको डे बाय डे वो प्रोवाइड करता रहूं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।